एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। काफी रेलेवेंट वीडियो है ये। अगर आपकी सैलरी 20,000 से 40,000 के बीच में है या आप एक सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको जीएसटी, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए। प्लस अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, इनकम टैक्स का प्रोविजन, आरओसी फाइलिंग, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करने में दिक्कत हो रही है तो जरूर ये वीडियो देखें। अगर आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्लेसमेंट का अपडेट डेली बेसिस पे आता रहता है। या अगर आप कैलकाटा से हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। स्किल्स आपको चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाके टेस्ट दे सकते हैं। अगर स्किल्स रिक्वायर्ड है, स्किल्स की कमी हो रखी है तो कोर्सेज भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी। आप बोलोगे मैम आपने तो स्टार्टिंग में ही भारी भरकम सवाल दे दिया, ये थोड़ा आपको लगेगा कि मैम थोड़ा हाई लेवल है। नहीं, ऐसा लगेगा अगर आपको नहीं आता होगा तो। फिर भी हम लोग देखते हैं क्या है ये। अगर हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो इनकम टैक्स प्रॉफिट से डेफर करता है, मतलब अलग होता है, तो उस केस में डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी बनता है। ज्यादातर हमारा बुक प्रॉफिट और इनकम टैक्स प्रॉफिट अलग रहता है क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट अलग होता है और एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलग होता है। तो अगर मेरा बुक प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो अभी तो मैं कम टैक्स पे कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मेरे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाए, क्योंकि डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली तो उतना ही मिलेगा जितना असेट की वैल्यू है, राइट। तो उस केस में हो सकता है आगे मुझे डेप्रिसिएशन का जो डिडक्शन है वो इनकम टैक्स एक्ट में कम मिले, जिस कारण मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाए। तो जब हमको फ्यूचर में लग रहा है कुछ खतरा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो हमको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर हमारा बुक प्रॉफिट कम है टैक्सेबल प्रॉफिट से, मतलब मेरे को अभी मैं टैक्स ज्यादा पे कर रही हूँ डेप्रिसिएशन या कोई भी इफेक्ट के कारण, तो फ्यूचर में तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम क्या क्रिएट करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये आपको समझाना है अपने इंटरव्यू में। सेकेंड क्वेश्चन, एडवांस टैक्स जरा कैलकुलेट करके बताइए। देखिए, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको इनकम टैक्स प्रोविजन प्लस एडवांस टैक्स का प्रॉपर कैलकुलेशन आना ही चाहिए। तो वो क्या है वो हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़िए, सोचिए आपको आता है या नहीं आता है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड बाय मिस्टर कपूर। तो पहले तो मिस्टर कपूर का एज है 35 ईयर्स और हमको जो डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है वो 22 का है। टैक्सेबल इनकम जो बिजनेस इनकम है, जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी की इनकम है वो 10,84,000 है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 9,000 है, जिसमें ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है, दैट इज 1,000 रुपया। हमने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है 80C की। 80C आपको पता होगा, डिडक्शन मिलता है उसका इनकम से। तो वो क्या किया है, एनएससी में किया गया है, और ट्यूशन फीस में भी मैंने डिडक्शन जो है लेनी है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ट्यूशन फीस में भी मैंने पेमेंट कर रखी है। तो ये सारी चीजों का हमें क्या मिलेगा, ये सारी चीजों का हमें डिडक्शन मिलने वाला है। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं, आप भी सीखिए कैलकुलेशन आखिर करना कैसे है। तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी हूं ताकि मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पीजीबीपी का इनकम है 10,84,000। अदर सोर्सेस का क्या है 10,000। आप बोलोगे मैम इसमें तो टीडीएस डिडक्ट था, 9,000 था, तो हम 1,000 टीडीएस ऐड कर देंगे और हमारा टोटल जो अदर सोर्सेस का इनकम है वो डिस्क्लोज करेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और 80C में मैंने डिडक्शन ले लिया। एक तो आपका था एनएससी का था शायद, हाँ एक एनएससी का इन्वेस्टमेंट था 80,000 का, और एक हमारा इन्वेस्टमेंट और एक था, उसका भी मैंने डिडक्शन ले लिया है। ठीक है, अब टोटल इनकम जो है मेरा इतना है डिडक्शन लेने के बाद।
अगर मैं स्लैब्स की बात करूं तो इंडिविजुअल पे 22-23 पे ये स्लैब एप्लीकेबल है। 2.5 लाख तक कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। 2.5 से 5 लाख आप कितना परसेंट देगो? 2.5 लाख का 5% आप दोगे, दैट इज 12,500। और 5 लाख से 10 लाख आप कितना दोगे? 5 लाख का कितना परसेंट अगर आप देखो तो 20% हमको टैक्स देनी है। और रिमेनिंग जो 10 लाख से ऊपर है उसमें 30% टैक्स लगेगा। तो स्लैब्स आपको पता ही होगा, इस स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर एडुकेशन सेस जो है वो 4% मार देना है। 4% भी तो एडुकेशन सेस रहेगा, प्लस आपको टीडीएस को डिडक्ट करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स की लाइबिलिटी पे कर दी है, तो बार बार तो आप पे नहीं करोगे, तो लेस हो जाएगा आपका टैक्स लाइबिलिटी। आपका 1,19,952 रुपया आ रहा है। ठीक है। अब एडवांस टैक्स तो आप लोगों को पता ही है कि हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है स्लैब्स के हिसाब से। ठीक है, तो 15% हमको पहले पे करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा ड्यू डेट्स की बात करें एडवांस टैक्स की, तो वो भी हम देख लेते हैं। 15 जून तक हमको 15% देना है। थोड़ा मैं एनिमेशन लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। तो 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45% ऑफ एडवांस टैक्स, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक पूरा 100% हमारा क्लियर हो जाना चाहिए उसी साल में। तो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? सबसे पहले मैंने 15% कैलकुलेट कर दिया, फिर मैंने 45% इसका कैलकुलेट किया है। ऑलरेडी मैं 17,000 दे चुकी हूँ, तो 53,000 माइनस 17,000 35,985 मेरे को देना है। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आएगा मेरे को कितना देना है? 75% देना है। किसका 75? इसका मेरे को 75% देना है। जो ऑलरेडी मैं 53,000 दे चुकी हूँ, तो वो माइनस करके हमारा इंस्टॉलमेंट बनेगा, और लास्ट में पूरा का पूरा टैक्स लाइबिलिटी चुकाना है, दैट इज 1,19,952। तो 1,19,952 को अगर हम इससे माइनस करेंगे जो ऑलरेडी चुका चुके हैं 89,000, तो हमारा 29,988 का टैक्स हमको जमा देना है। तो ऐसे हमको उसी साल में पूरा अपना टैक्स लाइबिलिटी पे कर देना है, 15, 45, 75, 100%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एज अ सीनियर अकाउंटेंट। अगर ये नहीं पता है तो प्लीज पता कर लीजिए। एज अ सीनियर अकाउंटेंट आपसे पूछा जा सकता है, भैया 194 क्यू और 20 सी 1H आखिर है क्या? ये टीडीएस और टीसीएस का सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है उसका टर्नओवर तो लिमिट 10 करोड़ से ऊपर होगा ही ज्यादातर, तभी वो सीनियर अकाउंटेंट को रखने का सोचेगी। इन्वेस्टमेंट करेगी 20 से 40 हजार के बीच। हु इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस और टीसीएस? कौन लाइबल है? थोड़ा बहुत बता दीजिए कि देखिए, अगर आपका प्रीवियस ईयर में सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ये सेक्शन 194 क्यू का लग जाएगा। ये जो टीडीएस का सेक्शन है लग जाएगा। अब 206C 1H क्या है? अगर आपका सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में ये भी सेक्शन आप पे अप्लाई कर जाएगा। अब कंफ्यूजन ये आता है, आप बोलोगे कि कंफ्यूजन ये है 194 क्यों लगा है या 206 1H, वो भी समझते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है? जब हम इस साल में हम बायर हैं, हम परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम अ रेसिडेंट पर्सन, एंड द परचेज और पेमेंट इज ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो बायर क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है गुड्स फ्रॉम अ रेसिडेंट पर्सन, एंड पेमेंट जो है वो क्या कर रहा है? 50 लाख से ज्यादा कर रहा है। ठीक है, और सेलर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है कंसिडरेशन of the value or aggregate of value exceeding 50 lakh. तो when to deduct TDS? कब TDS काटेंगे? एंट्री और पेमेंट जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो, राइट? आप एज अ बायर 50 लाख या उससे ज्यादा का परचेजेस कर रहे हो किसी पर्सन से, तो जब आपको पेमेंट कर रहे हो या एंट्री कर रहे हो अपने बुक्स में, तब आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करनी है। और अगर सेलर के हिसाब से सोचे तो सेलर जब वो रिसीव कर रहा है तब वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा टीसीएस का अमाउंट। कितना टीसीएस और टीडीएस होगा? टीडीएस की अगर हम बात करें तो 0.1% ऑफ परचेज और पेमेंट एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा जितना भी अमाउंट होगा वो आपको
करना होगा। जैसे 60 लाख का है तो 10 लाख पे आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होने वाला है। अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 5%। 0.1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 lakhs, 1% इफ कलेक्टिव पैन अवेलेबल नहीं है तो 1%, ऐसे 0.1%। तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर क्या है, अगर 10 करोड़ से ऊपर है और आप जो है बाई कर रहे हैं 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा, या आप सेल्स कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन ये आता है दोनों में से अगर दोनों ही एप्लीकेबल हो जाता है आपके ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, 194Q होगा या 206C1H होगा। तो 194Q जो है वो प्रिविल करने वाला है, आप एज अ बायर सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट करोगे, ठीक है, आपको डिडक्ट करना होगा, फिर वो आपका टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। दोनों के केस में अगर एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, ये आपको बताना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर लोगों से पूछा जाता है और काफी लोग हिचकिचा जाते हैं, क्यों हिचकिचा जाता है कि अरे फाइनलाइजेशन कैसे होने वाली है, बताइए तो जरा। तो फाइनलाइजेशन के लिए सबसे पहला तो ओपनिंग बैलेंसेस आपको चेक करना है। आप ऐसे बोलोगे कि प्रीवियस ईयर का हमको ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना है, वाउचिंग करना है इनकम और एक्सपेंसेस का, असेट और लाइबिलिटी का हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, प्रोविजन ऑफ टैक्स, टैक्स भी तो कैलकुलेट करना है। तो ये वाउचिंग कैसे करेंगे, एक एक स्टेप आपको बताना पड़ेगा कि अगर रेंट की एक्सपेंसेस है तो उसका हमको देखना है टीडीएस काटे हैं या नहीं काटे हैं, 12 महीने का बुक हुआ है या नहीं हुआ है, वो पूरा डिटेलिंग आपको देना है। असेट का वेरिफिकेशन, डेटर का आपको कंफर्मेशन, क्रेडिटर का कंफर्मेशन, 26AS से आप अपना एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी, टीडीएस कितना है, आपने कितना डिडक्ट हुआ है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको कैलकुलेट करना है, डेफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी अगर कंपनी है तो कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल बनाना है, बैलेंस शीट और पीएल जो है वो आपको प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है कि फाइनलाइजेशन करते वक्त हमको क्या क्या चीजें करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है, अगर मैं आपको बोलूं मेरी कंपनी का प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपया, मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन 1 करोड़ रुपया में से अगर 1 रुपया भी रियलाइज हो नहीं पाया तो फिर प्रॉफिट का क्या फायदा। कैश रियलाइजेशन कितना है, कैश इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, वो तो आप बताओगे ना। द कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि कैश कितना है, कितना कैश की पोजीशन है, क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, क्या सोर्सेज ऑफ फंड है, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रही है, फाइनेंसिंग से आ रही है, इन्वेस्टिंग से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या मेरे ऑपरेशन से जीरो कैश है और सब जगह से आ रहा है, तब प्रॉब्लम है, क्या मेरा पैसा बहुत अटका हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग लड़खड़ा जाते हैं, दैट इज ITC04, बता ही नहीं पाते कि ITC04 है क्या आखिर। तो ITC04 की अगर मैं बात करूं तो ये जो है प्रिंसिपल के द्वारा हर क्वार्टर भरा जाता है, ठीक है। क्या डिटेल्स दिया जाता है कि कितना आपने जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को डिस्पैच किया है, कितना आपने जॉब वर्कर से लिया है, और कितना आपने एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास सामान जो है भेजा है। इसका ड्यू डेट होता है 25th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। जैसे अप्रैल में जून की अगर मैं बात करूं तो 25 जुलाई ड्यू डेट रहता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब GSTR 9 तो कहाँ पीछे, अगर आप सीनियर अकाउंटेंट है तो GSTR 9 तो आना ही चाहिए। तो GSTR 9 में इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन से टेबल में रिफ्लेक्ट करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए कि कौन कौन से टेबल में आपका GSTR 9 की लाइबिलिटी आएगी, कितना आपने उस फाइनेंशियल ईयर में ITC अवेल किया, कितना लिया है, उसका बाइफरकेशन आपको देना पड़ता है कि कितना आपका कैपिटल गुड्स रिलेटेड है, कितना इनपुट से है, कितना इनपुट सर्विस से है, कितना आपने रिलेट कर रहा है RCM को, कितना इंपोर्ट से रिलेट कर रहा है, ये सारी बाइफरकेशन आपको टेबल 6 में देनी पड़ती है।
आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल टेबल 7, टेबल 7 में बताना पड़ता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, रिवर्सल के बारे में। अगर मैं टेबल 8 की बात करूं, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो आपको बताना पड़ता है कि 2A में कितना आया है, वो तो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, टेबल 8A बोलते हैं उसको, 2A से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। आपको बताना पड़ता है कि क्या रीजन है कि आपने जितना अवेल किया और 2A में इतना कम या ज्यादा क्यों दिखा रहा है, तो वो रीजनिंग आपको देनी पड़ती है। आईटीसी रिवर्स और अवेल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सपोज कीजिए 22-23 का क्रेडिट मैं 23-24 में ले रही हूँ, तो वो टेबल है, टेबल 12 और 13, मुझे बताना पड़ता है कितना मैंने अवेल किया है नेक्स्ट ईयर में और कितना मैंने रिवर्स किया है। तो ये टेबल आपका आईटीसी रिलेटेड होता है जीएसटीआर 9 में। जीएसटीआर 9 अच्छे से पढ़ के जाइए, आपसे जरूर पूछा जाएगा जीएसटीआर 9 रिलेटेड क्वेश्चन। वेरियस डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स, जब भी आप सैलरी उठाने लग जाते हो ना 30,000 से ऊपर, तो लोगों को लगता है इस बंदे को तो इनकम टैक्स आना ही चाहिए, कहीं पर भी आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। इनकम टैक्स में डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, तो उसको डिडक्शंस चाहिए होता है, उसे पता होना चाहिए अकाउंटेंट को कि डिडक्शंस क्या क्या है। एक तो 80C का डिडक्शन आपको मिलता है, जो आप पीपीएफ में, एनएससी में, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में 5 साल के लिए एफडी में रख दिया आपने पैसा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस, ये सब जगह में आप खर्चा करते हो, तो खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। 80CCC की अगर हम बात करें तो पेंशन फंड के बारे में है। 80CCD की बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। 80CCG राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम पे कर रहे हो, 80D को याद रखिएगा। 80DD डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स, कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स के लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलता है। डीडीबी अगर आप स्पेसिफाइड डिजीज के लिए कोई मेडिकल का खर्चा कर रहे हो। 80E इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन में जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसका आपको डिडक्शन 80E में मिलेगा। 80G में डोनेशन, ये तो हमेशा ही आता था कि अगर हम डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 80G में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में हमको डिडक्शन मिलता है। 80TTA डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन अर्नड ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कुछ भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो उसका भी हमें डिडक्शन मिलता है। टीटीबी डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट इनकम पे डिडक्शन। 80U डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज, अगर डिसेबिलिटीज है आपके तो 80U में भी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एज एन अकाउंटेंट ये नहीं सोच सकते कि यार मैम बहुत हैवी नहीं हो गया, हैवी बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर देखिए अभी जो सिस्टम जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, एआई आ रहा है, तो आपको एक स्किल या एक चीज का नॉलेज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, काफी अच्छा लगा ये वीडियो बना के। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमारा सबका जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।